जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय शासन व्यवस्था के यानी भारतीय संविधान के भाग 5 स्टार्ट किया जा रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग भारतीय शासन व्यवस्था। भारतीय शासन व्यवस्था 3 प्रमुख स्तंभों पर टिका हुआ है। वो 3 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, तो यहीं से हम लोग जान जाएंगे कि भाग 5 में है क्या। तो कार्यपालिका, विधायिका, और जो तीसरा है न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो थोड़ा सा शार्ट में तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। कार्यपालिका क्या है, तो इन तीनों में सबसे पहले कार्य आता है विधायिका का। विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण करना। विधायिका का कार्य होता है विधि का निर्माण करना, और उसी विधायिका जो विधि बनाती है उसी विधि के अनुसार जो कार्यपालिका होती है वो कार्य करती है, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है। यही कार्यपालिका का कार्य होता है। ठीक है। जब विधायिका द्वारा बनाए गए विधि के अनुसार कार्यपालिका कार्य करता है, तो उस विधि का या कार्यपालिका के आदेशों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए न्यायपालिका बनाया गया है। न्यायपालिका उसको दंडित करती है और उनसे ज़बरदस्ती वो विधि मनवाती है, आदेश मनवाती है। यही 3 प्रमुख स्तंभ है भारतीय शासन व्यवस्था के। एक चौथा स्तंभ है, लेकिन चौथा स्तंभ लिखित नहीं है, संवैधानिक नहीं है। वो है क्या, तो मीडिया न्यूज। क्यों है मीडिया न्यूज? चौथा स्तंभ क्यों इसको माना जाने लगा, तो इसका कारण है, आप लोग जानते हैं जो विधायिका होता है वो विधायिका है क्या, संसद। विधायिका है क्या, संसद है। और संसद के 2 सदन होते हैं, निम्न सदन, उच्च सदन। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। निम्न सदन में जब चुनाव होता है तो वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो उच्च सदन का चुनाव होता है यानी राज्यसभा का चुनाव होता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप किन्हीं कारणों से होता है, तो ये लोकसभा यानी निम्न सदन, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामूहिक रूप से लोकसभा संघ का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे ही राज्यसभा जो होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके जो सदस्य होते हैं अपने क्षेत्र से संबंधित समस्या को उस पटल पे ले जाकर रखते हैं, अपने सदन में रखते हैं और उस समस्या से निजात पाया जाता है। लेकिन आजकल के देख ही रहे हैं आप लोग, सांसद महोदय हो गए, सांसद महोदय, विधायक महोदय तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक गांव का प्रधान भी अगर हो रहे हैं कोई, तो उनसे मिलने के लिए भी बड़ा पापड़ बेलना पड़ रहा है। वो अपने क्षेत्र में भी भ्रमण नहीं कर रहे हैं, तो सांसद महोदय तो दूर की बात है। सांसद महोदय तो दिल्ली में मिला है, फर्स्ट क्लास के आवास, एसी लगा हुआ, आराम फरमाते हैं। शहर में क्या हो रहा है, कहाँ बिजली की ज़रूरत है, कहाँ लाइट की ज़रूरत, क्या बोला, सड़क की ज़रूरत है, नाली की ज़रूरत है, इन सब से कोई मतलब नहीं उनका है। ना मात्र का कुछ अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा जा कर देंगे, वाहवाही लूट लेंगे, और कुछ नहीं है। इस वजह से जो मीडिया है वो उस क्षेत्र की समस्या को अपने चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से प्रसारित करता है और प्रिंट करता है, और उसके तरफ जाके सरकार का यानी मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षित होता है, तब उस क्षेत्र की उस समस्या से निजात पाया जाता है। इसलिए चौथा स्तंभ मीडिया को यानी न्यूज को मान लिया गया, जबकि ये कार्य किसका है, विधायिका का है। लेकिन विधायिका कहीं न कहीं थोड़ा सा भ्रमित हो गई है। ठीक है ना। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग को भाग 5 में पढ़ना है। भाग 5 में पढ़ना है। अब भाग 5 में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग।
भाग 5 में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले जो कार्यपालिका पढ़ा जाएगा, वो कार्यपालिका में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका में हम लोग को ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग को राष्ट्रपति पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बाद मंत्रिपरिषद पढ़ा जाएगा। मंत्रिपरिषद के बाद, मंत्रिपरिषद के ही मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद महान्यायवादी के बारे में पढ़ना है। महान्यायवादी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका में हम लोग विस्तार पूर्वक किसके किसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़ा जाएगा, उपराष्ट्रपति पढ़ा जाएगा, मंत्रिपरिषद पढ़ा जाएगा, प्रधानमंत्री पढ़ा जाएगा, महान्यायवादी पढ़ा जाएगा। एक बात बता दूं आप लोगों को, इस समय में कंडीशन में जो भी एग्ज़ाम हो रही है, चाहे निचले से निचले स्तर का हो, चाहे ऊंचे से ऊंचे स्तर का हो, हर एक एग्ज़ाम में अधिकांशतः फोकस डाला जा रहा है भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था पर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं ना कहीं उससे दिया जा रहा है। उसमें भी अगर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पढ़ रहा है, पहले भी पढ़ता था अभी भी पढ़ रहा है, तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से, जो भारतीय संविधान के कार्यपालिका है इससे, और विधायिका और न्यायपालिका, इन 4 से। और भी चैप्टरें हैं, लेकिन इन 3-4 चैप्टरों से विशेषकर क्वेश्चन किया जा रहा है। अब कार्यपालिका में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है तो राष्ट्रपति चैप्टर से किया जा रहा है। तो इसलिए विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग को पढ़ना है। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति पढ़ते हैं। कौन राष्ट्रपति? जो भारतीय राष्ट्रपति है का पद है, भारतीय राष्ट्रपति का पद है, वो पद संवैधानिक पद है। यानी कि भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इनका वर्णन भाग 5 में है, भारतीय संविधान के भाग 5 में है। भाग 5 में अगर अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में वर्णित है। ये पद जो है ना, वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। यानी ब्रिटेन के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, राजा या वहाँ के महारानी, ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। हमारे यहाँ के संवैधानिक प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन अंतर भारतीय संवैधानिक प्रमुख में और ब्रिटेन के संवैधानिक प्रमुख में अंतर एक है, लेकिन वो अंतर बहुत बड़ा है। अंतर है क्या? तो जो ब्रिटेन का संवैधानिक प्रमुख होता है वो वंशानुगत होता है,
और जबकि भारत के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति महोदय, वो वंशानुगत न होके निर्वाचित होते हैं, लेकिन उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो जान लेते हैं, यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में, तो शॉर्टकट में पहले जानने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, 59, 60, 61। अनुच्छेद 52 के तहत 60 में बस जान लेते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत पद वर्णित है, यानी बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत बताया गया है कि समस्त संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54 के तहत बोला गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, जिनके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही साथ 3 संघ शासित राज्य, जो पहले 2 ही था, दिल्ली और पांडिचेरी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को भी संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब 3 संघ शासित प्रदेश हो गए जहां विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। तो ये निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 के तहत इनके चुनाव संबंधित रूप और रीतियाँ निर्धारित की गई हैं। रूप अप्रत्यक्ष होता है, रीतियाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। अनुच्छेद 56 के तहत इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 58 के तहत इनकी योग्यताएं निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 59 के तहत इनके वेतन भत्ते और परिलब्धियां निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 60 के तहत ये शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। लेकिन हम इसे विधिवत पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो विस्तार पूर्वक पढ़ना है हम लोग को, क्योंकि कंपटीशन की दृष्टि से इस समय प्रश्नों का थोड़ा रूपरेखा चेंज हो गया है, उसी अनुसार हम लोग पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 52 का जिक्र करेंगे। अनुच्छेद 52, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 52 के तहत पद निर्धारित की गई है। क्या निर्धारित की गई है? पद। यानी कि बोला गया है कि अनुच्छेद 52 के तहत बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक प्रमुख होगा। अनुच्छेद 52 के तहत क्या बोला गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा जो क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा। तो भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि भारत का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। या ऑप्शन में प्रधानमंत्री ना आए तो मंत्रिपरिषद आता है, तो मंत्रिपरिषद सही हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते ही हैं, एक परिवार ही है, उस परिवार में संवैधानिक शक्तियां पुरुषों के हाथ में रहता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो वास्तविक शक्ति होती है ना, वो महिला के हाथ में होता है। महिला जिधर चाहे अपने इशारे पर, जिधर जैसे भी चाहे, वो उस पुरुष को घुमा सकती है, और अपने ही जिद पर अड़ जाए तो जिद पर झुकना पड़ जाएगा पुरुष को। ठीक है ना? तो यहाँ जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का देखते हैं तो ठीक वैसे सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दे दी गई है। संवैधानिक यानी हमारे संविधान के ही प्रमुख बना दिया गया है, उनसे बड़ा कोई पद ही नहीं है। लेकिन वो भी बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, यानी बिना मंत्रिपरिषद की अनुमति के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर कोई कार्य करता है तो मंत्रिपरिषद करता है, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अतः जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री
जो भी नीतिगत फैसला होता है, दूसरे देशों से संधि समझौता होता है या दूसरे देशों से समझौता या देश के अंदर जो भी कुछ करना होता है, ये सारा कुछ कौन करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। वर्तमान में आप लोग देख भी सकते हैं कैसे क्या चल रहा है। राष्ट्रपति महोदय जो भी होते हैं, एक तरह से नाम मात्र बोला भी गया है संविधान में कि संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। ठीक वही वर्तमान में तो एकदम पूरी की पूरी कंडीशन लगभग वैसे ही है, एकदम साफ हो जा रहा है कि वास्तविक शक्ति हकीकत में है किसके पास और संवैधानिक शक्ति किसके पास है, यानी नाम मात्र की शक्ति किसके पास है। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 53 के बारे में। अनुच्छेद 53 में बोला गया है कि समस्त संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में वर्णित है। समस्त संघीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। समस्त संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी अनुच्छेद 53 में बोला गया है कि समस्त संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसके आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 54 के तहत। अनुच्छेद 54 में क्या बोला गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी निर्वाचक मंडल। हम लोग इस पॉइंट पर ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 54 के तहत क्या है? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। तो इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो देखते हैं हम लोग इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चुनाव किन किन रूपों में होता है। तो 54 के आगे ज्यों आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 55 के तहत वो क्या बताया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी रूप और रीतियां बताई गई है। ठीक है। तो रूप यानी कि जो भी चुनाव होता है दो ही रूप में होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें वयस्क मताधिकार वयस्क नागरिक भाग लेते हैं, यानी जो 18+ वाले होते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष पूरा हो गई है और निर्वाचन सूची में नाम है, वो जिस चुनाव में भाग लेते हैं, आम चुनाव में भाग लेते हैं, उससे प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। लेकिन एक पद द्वारा दूसरा पद जब चुना जाता है तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 18+ वर्तमान में आम चुनाव के लिए मतदाता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18+ होनी चाहिए। लेकिन ये 18 था नहीं, 21 था, 21 वर्ष था। 21 वर्ष कब हटा? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष जो आयु था उसको क्या कर दिया गया? 21 वर्ष वाले को हटा दिया गया। 21 वर्ष हटा के सीधे क्या किया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। यानी वर्तमान में आम चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। अब ध्यान देते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो सीधे से हम जान लेते हैं। तो संसद के दोनों सदन कौन कौन? यानी कि राज्यसभा और लोकसभा।
और राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, लेकिन राज्यों की विधानसभा के साथ साथ संघ शासित राज्य भी। कौन कौन संघ शासित राज्य? दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर के विधानसभा भी इसमें शामिल हो। विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। लेकिन जान लेते हैं कौन किसको वोट करके और यहाँ तक पहुँचाता है, यानी इन सदनों तक पहुँचाता है। तो जो राज्य की विधानसभा है, राज्य की विधानसभा के सदस्यों को कौन चुन के भेजता है? तो 18 प्लस जिनका उम्र हो जाता है, निर्वाचन सूची में जिनका नाम हो जाता है, वो व्यक्ति जब विधानसभा का चुनाव होता है उसमें वोट करते हैं। वोट करके अपने राज्य की विधानसभा में सदस्य चुन के भेजते हैं अपने अपने क्षेत्र से, ठीक है ना, अपने अपने क्षेत्र में सदस्य चुन के भेजते हैं। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से 403 सदस्य चुन के आते हैं विधानसभा। एक क्वेश्चन आता है कि पूरे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में सर्वाधिक सदस्य चुन के जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य चुन के आते हैं? तो 403 सदस्य चुन के आते हैं, ठीक है ना। तो यही यानी कि राज्य विधानसभा जितने भी, यानी 28 राज्य है और 3 शासित प्रदेश है, इन्हीं जगहों से, इन जगहों पे जो सदस्य चुन के गए, यानी विधानसभा के सदस्य चुन के गए हैं, वही विधानसभा के सदस्य अब अपने अपने प्रदेश से राज्यसभा में भी चुन के भेजते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो व्यवस्था है उसमें राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, यानी वो वोट करते हैं। कौन वोट करता है? तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट करते हैं किसके लिए? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का वर्चस्व है। राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य, जो सर्वाधिक है पूरे भारत में किसी भी प्रदेश के लिए, 31 सदस्य निर्वाचित होके जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो दो हो गया। एक और है जो 18 प्लस वाले चुन के भेज रहे हैं, वो कौन सा है सदन? तो लोकसभा। लोकसभा का जब सदस्य होता है, आम भाषा में जैसे आप लोग जानते हैं, व्यवहारता एक तरह से जो भी है कि हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय ये हैं, वही सांसद महोदय राज्यसभा के सदस्य भी हैं, लेकिन हम उनको नहीं जान पाते हैं। किनको सीधे से जानते हैं? तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो स्थानीय जगहों पे भी जाने जाते हैं, वो लोकसभा के सदस्य को भी आम जनमानस, यानी कि जो आम वयस्क नागरिक है, यानी 18 प्लस वाले हैं, वो चुन के भेजते हैं, यानी लोकसभा में सदस्य। यहाँ भी उत्तर प्रदेश का वर्चस्व अधिक है, वर्चस्व बना हुआ है, कायम है। यहाँ कितने सदस्य चुन के भेजता है उत्तर प्रदेश? तो 80 सदस्य चुन के भेजता है, ठीक है। तो ये यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के तहत वर्णित है, और उसमें कौन कौन भाग लेते हैं तो इतना आप लोगों को नहीं जानना है। सिर्फ इतना जानिए, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा, साथ ही साथ राज्यों के विधानसभा यानी कि 28 राज्य, और उसके साथ साथ 3 संघ शासित प्रदेश। 3 संघ शासित प्रदेश कौन कौन? तो दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, हमारी टेक्निकल टीम द्वारा बोला गया कि पहला वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं पड़ेगा, तो आज इतना ही तक रहने दिया जा रहा है। कल अनुच्छेद 55 से फिर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो क्लास तो आप लोग सपोर्ट करें। साथ ही साथ सपोर्ट कैसे करना है आप लोग भली भांति जानते हैं, अब इससे कोई अपरिचित नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हम वादा आप लोग से कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ऐसे आप लोगों को मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसे नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा कि जो भी परीक्षा संबंधी आप लोग को दिक्कत महसूस हो रही है, उस दिक्कत से आप लोग निजात पा लेंगे। तो धन्यवाद। आप आज का क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं।